नमस्कार। आप सभी का निष्ठा प्रशिक्षण 2020-21 के अंतर्गत मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र में स्वागत है। आज का सत्र है पर्यावरण अध्ययन में सीखने के अनुभवों की योजना बनाना और व्यवस्थित करना। आइए इस प्रशिक्षण के आउटकम के बारे में जान लेते हैं। इस प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागी पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के सीखने के अनुभव तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा इस प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागी बच्चों के सीखने के अनुभवों को एक व्यवस्थित रूप दे सकेंगे। साथ ही बच्चों के लिए उनकी आयु, संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार गतिविधियों को बनाने में सक्षम होंगे और विभिन्न पर्यावरणीय अवधारणाओं पर बच्चों की समझ विकसित कर सकेंगे। पर्यावरण अध्ययन में समावेशी परिप्रेक्ष्य विकसित करने और अधिगम के समान अवसर पैदा करने में इस विषय का बहुत बड़ा दायरा है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चा सबसे पहले तो स्वयं से सीखता है, फिर अपने परिवार से सीखते हुए अपनी समझ को बढ़ाता है और फिर परिवार से शुरू होकर पास पड़ोस और मोहल्ले से होते हुए एक बड़े परिप्रेक्ष्य तक जाता है। आइए इसे एक विषय जल द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की अवधारणाओं को एक सीमा में यह बांधता है, जो धीरे धीरे बच्चे में दुनिया आसपास की समझ को बढ़ाता है। चूंकि जीवन निर्वाह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जल, और जल से संबंधित अवधारणाएं और मुद्दे किसी भी वर्ग, क्षेत्र या इलाके के लिए सार्वभौमिक हैं। इसलिए यह विभिन्न पर्यावरणीय अवधारणाओं और मुद्दों को समग्र रूप से समझने में मदद कर सकता है। तो जैसा कि हमने अभी यह जाना था कि बच्चा किस क्रम में अपनी समझ को बढ़ाता है, आइए देखते हैं जल के संदर्भ में एक उदाहरण के माध्यम से कि बच्चा सबसे पहले अब स्वयं और अपने परिवार से सीखता है, फिर अपने आस पड़ोस और मोहल्ले द्वारा, और फिर उसके बाद एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सीखता है। और जल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो अपने बारे में और अपने परिवार से कैसे सीखता है कि वो ये देखता है कि मेरे और परिवार के लिए पानी कहाँ से आता है, और उसके घर में पानी के उपयोग और भंडारण के महत्व को समझता है। अपने आस पड़ोस और मोहल्ले के द्वारा कैसे सीखता है, वो ये देखता है कि उसके आस पड़ोस में पानी कैसे आ रहा है, कौन कौन से जल स्रोत हैं, और क्या जेंडर या किसी अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है किसी के साथ पानी को लेकर के, या पड़ोस में उसके पानी को लेकर के कोई झगड़ा हो रहा है। और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में वो कुछ इस तरह से सीखता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर आखिर किसका अधिकार होता है, अन्य प्रजातियों पर जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं, और पानी की ऐतिहासिक स्रोतों का पता कैसे चला होगा, और जल संरक्षण के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों के बारे में भी वो बच्चा सोच सकता है। तो यह खंड बच्चों के जीवन से संबंधित मुद्दों पर चिंतन करने और उन्हें पानी के विषय से जुड़े जितने भी सरोकार या मुद्दे होते हैं उनके प्रति समझ पैदा करने में मदद करेगा और उनके कौशलों को भी बढ़ाने में काफी मदद करेगा। आइए इस जल मस्तिष्क मानचित्र को देखें। अगर हम पानी के बारे में बात करते हैं तो बच्चों के मन में किस किस तरह के ख्याल आ सकते हैं। वे ये सोच सकते हैं कि पानी के कौन कौन से स्रोत और गुण होते हैं, वे ये भी सोच सकते हैं कि पानी का सांस्कृतिक महत्व क्या होता है, या पानी का
अपव्यय किस प्रकार हो रहा है और उसका संरक्षण किस तरह किया जा सकता है, और पानी की उपलब्धता कैसी है और उसका भंडारण कैसे किया जा सकता है। या वे इस पर भी अपने मस्तिष्क में कुछ सोच सकते हैं कि पानी की पहुंच किस प्रकार हो रही है सभी के लिए, और क्या कोई असमान वितरण भी हो रहा है पानी को लेकर। तो ये कुछ विषय हैं जिन पर बच्चों के मन में कुछ इस तरह की छाप बन सकती है। एक शिक्षक के तौर पर आप इसमें जल से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाओं और मुद्दों को भी जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ अवधारणाओं और मुद्दों को उठाते हैं कि आखिर शिक्षक कैसे बच्चों में आवश्यक ज्ञान, कौशल और मूल्यों को आत्मसात करने में मदद करने के लिए एक सार्थक अधिगम अवसर पैदा कर सकते हैं। जल उपलब्धता, पहुंच और वितरण। जल स्रोतों के बारे में बच्चों की एक अपनी समझ होती है, क्योंकि वो उसे उस स्थानों से जोड़ते हैं जहां कहीं पे उन्होंने पानी को देखा हुआ होता है या उसे उपयोग में ला रहे होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल स्रोत के बारे में जब भी हम बच्चों को बताएं तो बच्चों के पिछले अनुभवों को इकट्ठा करके ही किसी अवधारणा के निर्माण में उसका सहयोग लिया जाए। तो जैसे बच्चे नदी, तालाब, कुआं, बारिश, नल, हैंडपंप जैसी प्रतिक्रिया जल स्रोत के रूप में दे सकते हैं, तो शिक्षक कुछ इसी तरह प्रश्न पूछकर बच्चों को कुछ और सोचने को प्रेरित कर सकते हैं और पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकते हैं। इसी तरह बच्चों के पुराने अनुभवों पर आधारित प्रश्न, चित्रों या किसी भी अन्य माध्यम से उनके अनुभवों में कुछ नया जोड़ सकते हैं। आइए अब जरा इन जल स्रोतों पर आधारित एक गतिविधि देखते हैं। शिक्षक इस गतिविधि के अंतर्गत जल स्रोतों के इन चित्रों को दिखाकर जल के असमान वितरण और लोगों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। वे कुछ चर्चा बिंदुओं का सहारा ले सकते हैं, जैसे पानी की आवश्यकता। तो पानी सभी के अस्तित्व के लिए बड़ा ही आवश्यक है और यह धरती पर सभी के लिए उपलब्ध भी है, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। घर में पानी प्राप्त करने के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, उन पर चर्चा की जा सकती है। और पानी प्राप्त करने में कौन सी समस्याएं आती हैं, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा क्या सभी के लिए पानी की उपलब्धता है, इस पर भी बच्चों के विचार लिए जा सकते हैं। और क्या बच्चों के आसपास क्या पानी का कोई दुरुपयोग हो रहा है और उस दुरुपयोग का क्या कोई प्रभाव पड़ता है, इस पर भी बच्चों के विचार लिए जा सकते हैं। और बच्चों के अपने क्या अनुभव हैं कि क्या उन्होंने कभी इन बिंदुओं को कभी खुद में अपनी स्थिति में इनका अनुभव किया है, इस पर भी बच्चों के विचार लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चर्चा बिंदु हैं कि शिक्षक बच्चों से इस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं कि उनके घर में कौन और कितनी दूर से पानी लाता है और क्या सभी लोग पानी के समान स्रोत का उपयोग करते हैं। एक शिक्षक के तौर पर आप यहां पर कुछ बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। क्या आप कुछ और गतिविधियां तैयार कर सकते हैं? इस गतिविधि में कौन सी रणनीति का उपयोग किया गया है? क्या लगता है आपको कि यहां किसी सामाजिक मुद्दे पर ध्यान दिया गया था? कौन से और कैसे? अब इनके उत्तर लिखकर आपस में आप साझा कर सकते हैं। जल वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं। अपनी विशिष्ट रासायनिक संरचना के कारण स्थिति, रंग, स्वाद जैसी विशेषताओं के संदर्भ में पानी सार्वभौमिक और अद्वितीय है
और ये विभिन्न वैज्ञानिक घटनाओं और सिद्धांतों का पता लगाने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को अपने दैनिक जीवन में पानी में तैरने, डूबने और उससे कुछ मिश्रण तैयार करने जैसे अनुभव मिलने लगते हैं। तो इन्हें व्यवहारिक व क्रियाशील अवसर प्रदान करके अपने अनुभवों पर विचार करने में मदद की जा सकती है। आइए इस गतिविधि को देखते हैं, जिसका नाम है डूबेगी या तैरेगी। इसके लिए आपको इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद बच्चों को अनुमान लगाने को प्रेरित करना होगा कि इन वस्तुओं में से कौन सी वस्तु पानी में डूबेगी और कौन सी तैरेगी। इस गतिविधि के बाद बच्चों से सत्यापन भी कराया जा सकता है कि वे एक एक कर विभिन्न वस्तुओं को पानी की बाल्टी में डालें और ये देखें कि कौन सी वस्तु तैर जा रही है और कौन सी वस्तु डूब गई है, और इसे सारणीबद्ध रूप से अपनी टिप्पणियों को दर्ज भी कर सकते हैं। चर्चा बिंदु। यहां बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कौन सी पानी में डूब जाती हैं। तो कुछ इस तरह अपने शब्दों में बच्चों को इस बात पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा सकता है कि आखिर क्यों कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं जबकि अन्य डूब जाती हैं, और उन्हें यह देखने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है कि क्या एक ही पदार्थ से बनी लेकिन विभिन्न आकृतियों वाली वस्तुएं पानी में तैर रही हैं या डूब रही हैं या कोई अन्य भिन्न व्यवहार प्रदर्शित कर रही हैं। जल सांस्कृतिक पहलू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों में विविध अनुष्ठानों और प्रथाओं में जल निकायों, नदियों और पानी की भूमिका को पुनर्जीवित करना प्राचीन काल से हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, और यह बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक दुनिया को प्रकृति से जोड़ने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए उन्हें एक संवेदनशील बनाने के पर्याप्त अवसर भी प्रदान करता है। आइए अब जरा इस गतिविधि को देखते हैं, जिसका नाम है पानी से संबंधित लोकगीत। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप बच्चों को पानी से संबंधित किसी लोकगीत को गाने को प्रेरित कर सकते हैं। उसके बाद इसी गतिविधि से संबंधित कुछ चर्चा की जा सकती है, जिसके चर्चा बिंदु हैं कि उन्होंने आखिर ये गीत कहां से सीखा और क्या कोई ऐसा अवसर होता है जहां पे लोग इस तरह के लोकगीत को गाते हैं। बच्चों से इस पर भी चर्चा की जा सकती है कि क्या पानी से संबंधित कोई सांस्कृतिक महत्व वाला कोई त्योहार भी है, अगर है तो कौन से। और बच्चों से उनके क्षेत्र में पानी की भूमिका वाला किसी त्योहार के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है, और बच्चों से यह भी चर्चा की जा सकती है कि आखिर पानी कैसे उस त्योहार को खास बना रहा है, और क्या कोई अन्य अवसर या सांस्कृतिक रीतियां भी हैं जिसमें पानी का महत्व हो। किसी खास अवसर पर गाए जाने वाले पानी से संबंधित विशेष गीतों के बारे में भी बच्चों से चर्चा की जा सकती है। और क्या पानी से संबंधित कोई विशिष्ट नृत्य भी है, इसके बारे में भी बच्चों से चर्चा की जा सकती है। इस गतिविधि के अंतर्गत कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जा सकती है कि जैसे क्या कुछ लोग जल को कुछ मूर्तियां या भोग अर्पित करते हैं। बच्चों से इस बारे में भी चर्चा की जा सकती है कि क्या कुछ लोग कुछ चीजों को पानी में फेंकते भी हैं, और बच्चों से इस पर भी चर्चा की जा सकती है कि क्या कुछ लोग पानी में डुबकी भी लगाते हैं। तो कुछ इस तरह बच्चों के विचार इन बिंदुओं पर लिए जा सकते हैं। एक शिक्षक के तौर पर आप यहां विचार कर सकते हैं कि ईवीएस
उन अनुभवों को प्रदान करने के लिए कहता है जो सर्वांगीण शिक्षा और बच्चों के समग्र विकास में मदद करें। जल संरक्षण एक पर्यावरणीय चिंता। चूंकि जल हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हम सभी का जीवन निर्वाह भी करता है और हमारे दैनिक कामकाज में ये बहुत ही आवश्यक है और एक बहुत ही दुर्लभ और एक मूल्यवान संसाधन के तौर पर यह हमारे पास है। तो बच्चों को न केवल इसके प्रति संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है, बल्कि इसके संरक्षण के लिए उन्हें सक्षम भी बनाना जरूरी है और उनके उपयुक्त कौशल और दृष्टिकोण से उन्हें लैस करने की भी आवश्यकता है। केवल उपदेश देकर या उन्हें अपव्यय से बचने के लिए कहकर हम पीछा नहीं छुड़ा सकते और ना ही शायद इससे पानी के पुनः उपयोग या संरक्षण करने में मदद मिलेगी। इसलिए आपको उनके वास्तविक जीवन में, उनके संदर्भों में अंतर्निहित स्थितियों के बारे में सोचना पड़ सकता है और जहां उन्हें समस्याओं को देखने या उसका समाधान करने के अवसर मिलते हैं, उनके बारे में उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। तो आइए उसी से संबंधित इस सर्वेक्षण गतिविधि को देखते हैं, जहां बच्चे अपने विद्यालय, घर, पड़ोस या इलाके में समूहों में एक सर्वेक्षण कर सकते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर पानी की बर्बादी या अति प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। शिक्षक उन्हें अपनी टिप्पणियों को दर्ज करने के लिए एक तालिका भी दे सकते हैं। वे अपनी टिप्पणियों के अनुसार अलग अलग बॉक्स में एक निशान लगा सकते हैं, जैसा कि यहां चार्ट में दिखाई दे रहा है कि जैसे पानी की बर्बादी का स्रोत, जैसे नल से रिसाव विद्यालय में वे देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं या स्थानीय क्षेत्र में देख रहे हैं, या पानी से रिसाव वे विद्यालय में देख रहे हैं या घर में देख रहे हैं या स्थानीय क्षेत्र में देख रहे हैं। इसी प्रकार टंकी या किसी भी बर्तन से पानी के बहने को या उसकी बर्बादी को बच्चा आखिर कहाँ देख रहा है, विद्यालय में देख रहा है, घर में देख रहा है या स्थानीय परिवेश में देख रहा है, या कोई अन्य चीज जो बच्चे अपने आसपास में देख रहे हो कि वो पानी की बर्बादी का कारण बन रहा है, तो वो विद्यालय है या घर है या स्थानीय क्षेत्र है। तो बच्चों से इस तरह से इस तालिका में निशान लगवाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार संबंधित लोगों से पूछताछ करके बच्चों को पानी के रिसाव या बर्बादी के कारणों को पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे लोगों की प्रतिक्रियाओं को दर्ज करें और अपने निष्कर्ष निकालें। और इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर कक्षा में समूहों द्वारा प्रस्तुति भी कराई जा सकती है और बच्चों से चर्चा की जा सकती है कि जिसमें शिक्षक विभिन्न मानदंडों के आधार पर उनका आकलन भी कर सकते हैं। शिक्षक उन क्षेत्रों की पहचान करने में रूब्रिक के विवरण का उपयोग कर सकते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है और एक उचित प्रतिक्रिया के साथ वह आत्ममंथन और आत्म सुधार के अवसर पैदा करता है। अब जरा इस रूब्रिक को देखते हैं। यहाँ पे कई मानदंड दिए गए हैं, जैसे प्रश्नों को तैयार करना, जवाब एकत्रित करना, जानकारी दर्ज करना और विवरण बनाना, निष्कर्ष निकालना और सहयोग करना। इन सभी मानदंडों के अलग अलग स्तर दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ इस सारणी में देख पा रहे हैं। तो शिक्षक इसके माध्यम से बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो ये सभी गतिविधियां मात्र सुझाव के तौर पर हैं और आप उन्हें अपने संदर्भों या आवश्यकता के आधार पर अपना सकते हैं। अब बात आती है कि गतिविधियों का आयोजन बच्चों के लिए कैसे किया जाए। तो यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रयोग और अन्वेषण हमेशा बच्चों को कुछ जांच करने, कुछ खोजने, कुछ नया निर्माण करने, आपस में चर्चा करने, कुछ विश्लेषण करने और उन कारणों को जानने और समझने और उसी में से निष्कर्ष निकालने को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। और ये सारी चीजें
जो ईवीएस की हमारी पाठ्यपुस्तक है इन्हीं प्रयोगों पर आधारित होती है, जहां बच्चे स्वयं से गतिविधि कर सकते हैं और अपने अवलोकनों द्वारा सीख सकते हैं। कुछ ध्यान देने योग्य आवश्यक बिंदु भी हैं। वो क्या है कि शिक्षक बच्चों को कुछ संसाधन प्रदान करके और उससे कुछ संबंधित कुछ सुझाव देकर गतिविधियां करने के अवसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल भी ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा गतिविधियों का प्रदर्शन करके शिक्षक दिखाएं ही। आप शिक्षक साथी जो हैं, आप बच्चों को कुछ सुझाव दे करके और उनसे संबंधित कुछ संसाधन को प्रदान करके उन्हें गतिविधि करने के अवसर दे सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे ऐसी गतिविधियां करने के उद्देश्य से जरूर परिचित हों। अगर उन्हें उद्देश्य नहीं पता होगा तो शायद उन्हें अपने कार्य को करने में उतना मजा भी नहीं आएगा। आइए एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। गतिविधियां और प्रयोग बच्चों को हमेशा कुछ अपने आप से यानी अपने खुद के हाथों से कुछ अनुभव करने, कुछ खोजने के अवसर प्रदान करती हैं और इसके साथ ही उन्हें कुछ स्वयं सीखने का अवसर भी मिलता रहता है और उससे बच्चे एक सरल सी दिखने वाली गतिविधि के माध्यम से कई कौशल विकसित कर पाते हैं। और गतिविधियों में हमेशा एक गुंजाइश रहती है कि एक समय पर बच्चे अपेक्षा से आगे निकल जाएं और एक वृहद अवलोकन के साथ सामने आए। बतौर शिक्षक आपको केवल इस ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है और जहां कहीं भी आवश्यक हो उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। अब जरा इन चित्रों को गौर से देखिए। बच्चों ने कभी न कभी इसे अपने घर पे या कहीं अन्य जगह पे जरूर देखा होगा कि जैसा कि ये खाना बनाने वाला बर्तन है या टिफ़िन बॉक्स, उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें जरूर देखी होंगी। इसके अलावा बच्चे अपने दैनिक जीवन में तेल की बूंदों से भी परिचित होते हैं। तो इस तरह के सरल उदाहरणों के उपयोग से बच्चों के बीच में कुछ प्रक्रिया कौशल को बढ़ाने और उन्हें उत्सुक बनाने के लिए किया जा सकता है। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। गतिविधि है बूंदों की दौड़, जिसके लिए आवश्यक सामग्री चाहिए होगी तेल, दूध, पानी, शहद और ग्लू की कुछ मात्रा या अपने आसपास उपलब्ध कोई अन्य तरल पदार्थ। और इस गतिविधि के माध्यम से हम जानना क्या चाहते हैं कि कौन सी बूंद तेज दौड़ती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तेल की एक बूंद किसी सतह पर, वो स्टील की प्लेट भी हो सकती है, उस पे छोड़ना है। इसी तरह पानी की बूंद और दूध की बूंद भी छोड़ें। अब प्लेट को थोड़ा झुकाकर देखें कौन सी बूंद तेजी से दौड़ती है। तो ये जो अनुभव होगा, इस दौरान बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। वो ये जानना चाहते होंगे कि कुछ तरल पदार्थ इतना तेजी से क्यों दौड़ रहे हैं जबकि अन्य तरल पदार्थ बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। अगर हम तेल, दूध या पानी की बूंद की चाल की तुलना शहद की बूंद की चाल से करें तो परिणाम कुछ और रहने वाले हैं। तो ये सब तरीके हैं जिससे शिक्षक अपने छात्र को सरल गतिविधि में शामिल कर सकते हैं और उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होने की संभावना प्रदान कर सकते हैं। जैसे बूंदें क्यों चलती हैं? बच्चों ने कई बार पानी को बहते देखा होगा, लेकिन शायद तेल और शहद को कभी नहीं देखा होगा। तो इस बार उनके मन में एक नया सवाल होगा कि क्या उनके आसपास उपलब्ध कोई और भी कुछ पदार्थ हैं जो इस तरह चलते हैं और उनके चलने की गति क्या है। तो इसके अलावा इन सारे अनुभवों में बच्चे कुछ सरल प्रयोगों के माध्यमों से अपने अंदर कई कौशल भी विकसित कर सकते हैं। जैसे वो कौशल कौन कौन से हो सकते हैं? वो अवलोकन कौशल भी हो सकता है, वो विश्लेषण कौशल हो सकता है, अनुमान लगाने का कौशल हो सकता है और कुछ नया संग्रह करने का भी कौशल हो सकता है। और उन सारी चीज़ों में से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालने का भी कौशल बच्चे विकसित करते हैं।
उदाहरण के लिए, जैसे कि अभी हमने पिछला एक उदाहरण देखा, तो उस मामले में बच्चे विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि पानी कुछ विशिष्ट गति के साथ क्यों चलता है जबकि तेल के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। तो इस तरह की गतिविधियां बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों का विश्लेषण करने का एक अवसर देती हैं और इसके साथ ही बच्चे जो हैं कुछ अवलोकन करके रिकॉर्ड भी बनाने लग जाते हैं। उससे बच्चों के बीच में डेटा की रिकॉर्डिंग का कौशल भी विकसित होता है और वे अनुमान लगाते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है और अगर ऐसा होता तो कैसा हो जाता। इसके साथ ही वे अब इस स्तर पर आ चुके होंगे कि वे अब कुछ नया निष्कर्ष भी निकाल पाएंगे। कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं शिक्षक साथियों के लिए, वो क्या हो सकती हैं कि बच्चों को कभी रेडीमेड हल मत दीजिए, उन्हें अपने प्रश्नों के हल ढूंढने के अवसर दीजिए, खुद के निष्कर्ष निकालने के अवसर दीजिए। उसके बाद भले आप उसमें से कुछ संशोधन करा दीजिए जहां जैसी आवश्यकता लगे। एक बात और जो बहुत विशेष ध्यान दी जानी चाहिए कि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस के कक्षा शिक्षण में कभी भी परिभाषा या कोई वैज्ञानिक सिद्धांत डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों के इस स्तर पर परिभाषाओं को रटने की ओर ले जाने से शिक्षकों को बचना चाहिए।